हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डीएनए के बारे में स्टडी स्टार्ट की थी। उस वीडियो में हमने बेसिकली डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था और डीएनए की संरचना में भी हमने वाटसन और क्रिक मॉडल डिस्कस किया था। साथ में डीएनए की फॉर्म्स और उसके फंक्शंस भी डिस्कस किए थे। इस वीडियो में इसी क्रम में हम उसके जस्ट बाद का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल नेचर को। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डीएनए होता है वो पिछली बार हमने बताया था कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, लेकिन जो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें केमिकली कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स के बारे में इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है उसमें बेसिकली 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। केमिकली यदि देखा जाए तो 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड चेन में पाए जाते हैं और वो हैं फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और ऑर्गेनिक बेसिस। इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड जिसे बायोलॉजिकली फॉस्फेट भी कहा जाता है, इसकी खोज 1910 में लेबिने ने की थी। बायोलॉजिकली हम इसको जनरली फॉस्फेट बोल देते हैं। तो इसकी खोज करने वाले थे लेबिने, जिन्होंने 1910 में इसकी खोज की थी। आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर नीचे स्क्रीन पर इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी 3 OH ग्रुप इसमें पाए जाते हैं, जिनमें से 2 डीएनए तथा आरएनए में शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाने में इन्वॉल्व रहते हैं। इन जो 3 OH ग्रुप्स होते हैं इनमें से 2 दोनों ही, चाहे डीएनए हो या आरएनए, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाने में इन्वॉल्व रहते हैं। फॉस्फेट समूह एक पॉलीन्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर के 5 एंड कार्बन से तथा दूसरे में 3rd एंड कार्बन से जुड़कर फॉस्फोडाइएस्टर का निर्माण करता है। ये जो फॉस्फेट होता है वो न्यूक्लियोसाइड को नेगेटिवली चार्ज बना देता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड को नेगेटिवली चार्ज करने का कार्य इस फॉस्फेट के द्वारा किया जाता है। तो पहला केमिकल एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड में हुआ वो है फॉस्फोरिक एसिड, जिसका सूत्र आप देख रहे हैं H3PO4, जहाँ पर स्पष्ट आपको 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। तो पहला हुआ फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा है पेंटोस शुगर। डीएनए में और आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसमें अंतर होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। डीएनए में जो पेंटोस शुगर है उसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। यहाँ पर डी का जो मीनिंग है वो जनरल नहीं है जो सामने आपको ऐसे ही नजर आए। इसमें डी का अभिप्राय डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता, यह है वास्तव में शुगर के अभिविन्यास को दर्शाता है जो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन की उपस्थिति के कारण होता है। जो यहाँ पर शुगर का ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, इसको रिप्रेजेंट करता है और ये जो अभिविन्यास है वो यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन की प्रेजेंस के कारण होता है। इस शुगर में वह OH ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बन पर होता है। OH ग्रुप, कौन सा OH ग्रुप? वो जो उस कार्बन पर जुड़ा होता है जिस पर एल्डिहाइड भी जुड़ा होता है। ये लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है और इसकी 2 स्थितियां बनती रहती हैं, एक को अल्फा और दूसरी को बीटा कहा जाता है। तो इसमें जो एक ग्रुप है वो अल्फा और बीटा 2 अलग अलग पोजीशंस पर जाता रहता है और इसकी पोजीशंस बदलती रहती है। डीएनए की संरचना में ये जो शुगर है वो हमेशा रिंग फॉर्म में पाई जाती है। कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोस शुगर जो डीएनए में पाई जाती है, ये रिंग फॉर्म में पाई जाती है। इस शुगर में कार्बन एटम का नंबर CHO से प्रारंभ होता है, अर्थात जो एल्डिहाइड ग्रुप है उस पर कार्बन नंबर 1 दिया जाता है और उसके बाद क्रम से 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से इसमें आगे नंबरिंग की जाती है। तो शुगर में जो नंबरिंग किस प्रकार से की जाती है ये अभी अगली स्लाइड पर एक बार और डायग्राम में देखकर आप स्पष्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 कौन सा होता है और क्रम से जो 5 कार्बन हैं वो किस प्रकार से उन पर नंबरिंग की जाती है। शुगर का प्रत्येक कार्बन नंबर को एक
प्राइम मार्क दिया जाता है, जिसके आधार पर इन्हें थर्ड एंड या 5 एंड कहा जाता है। तो आप देखें कि इसमें कौन सा कार्बन थर्ड प्राइम है और कौन सा 5 प्राइम है, ये इस आधार पर किया जाता है। यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें आप नंबरिंग भी देख पा रहे हैं कि कहाँ से 1 और कहाँ से 5 तक लगातार हैं। तो किस प्रकार से डीऑक्सीराइबोस शुगर की स्ट्रक्चर होती है, उसमें कहाँ कौन सा ग्रुप लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ होता है, OH ग्रुप कौन से होते हैं, ये संरचना आपको बहुत स्पष्ट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो ये दूसरा हुआ आपका पेंटोस शुगर, जो DNA मॉलिक्यूल में पाया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड या केमिकल मॉलिक्यूल होता है। और तीसरा इसकी संरचना में पाए जाने वाला जो प्रमुख केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं ऑर्गेनिक बेसेस। ऑर्गेनिक बेसेस जो क्षारक समूह पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। DNA की संरचना में विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त रिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। DNA की संरचना को आप देखेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के या नाइट्रोजन युक्त रिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। इन्हें नॉर्मली क्षारक यानी बेसिस कहते हैं। दे आर कॉल्ड सिंपली बेसिस। इनको सामान्य रूप से क्षारक कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन से कंबाइंड होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशंस में ये जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन से कंबाइंड होते हैं, इसीलिए इनको बेसिस कहा जाता है। इन्हें नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण नाइट्रोजिनस बेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सब में नाइट्रोजन पाई जाती है, इसलिए इनको नाइट्रोजिनस बेसिस भी कहा जाता है। नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं उनको बेसिकली 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और ये मेजर कैटेगरीज आप देख रहे हैं। एक है आपके सामने प्यूरिन्स और दूसरा है पायरिमिडीन्स। तो 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेज जो DNA की संरचना में आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, एक होते हैं पायरिमिडीन्स तो दूसरे होते हैं प्यूरिन्स। ये किस प्रकार की संरचना वाले होते हैं, इनमें कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं, ये आपके साथ आगे बताया गया है। तो पहले लेते हैं पायरिमिडीन्स। इनमें 6 मेंबर्ड पायरिमिडीन रिंग पाई जाती है। पायरिमिडीन्स में वास्तव में इनका नाम उस रिंग के आधार पर ही है जिससे इसका निर्माण होता है, पायरिमिडीन रिंग, जिसमें जो 6 मेंबर्ड होती है ये बेंजीन रिंग के जैसी ही होती है। जैसे बेंजीन में 6 एटम्स होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी 6 एटम्स होते हैं, किंतु बेंजीन से भिन्न यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 और 3 या कह सकते हैं जो फर्स्ट और थर्ड नंबर है उसमें कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये इसका बेंजीन से डिफरेंस दर्शाता है। तो इसकी संरचना में जो पायरिमिडीन रिंग पाई जाती है उसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ये जो पायरिमिडीन्स हैं इनमें बेसिकली 3 प्रकार के बेसिस सम्मिलित हैं, यूरेसिल, थाइमीन और साइटोसिन, जिन्हें शॉर्टली आप दिखा सकते हैं U, T और C। U यूरेसिल, T थाइमीन और C साइटोसिन। ये 3 प्रकार के बेसिस पाए जाते हैं किसमें, पायरिमिडीन्स में। DNA की संरचना में जो दोनों प्रकार के बेसिस पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जो बेसिस आप देख रहे थे उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, अभी हमने 3 जो बेसिस देखे हैं पायरिमिडीन्स में उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से पाई जाती है। इनमें साइटोसिन और थाइमीन प्राय DNA में पाए जाते हैं, जबकि साइटोसिन और यूरेसिल यानी U जो होते हैं वो RNA में पाए जाते हैं। अर्थात RNA में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, RNA में T के स्थान पर U पाया जाता है। आगे आप देख रहे हैं कि सभी पायरिमिडीन्स क्षारकों में फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम होता है जो पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। जितने भी पायरिमिडीन्स बेसेस हैं उनमें फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम पाया जाता है जो पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड करता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हुई पायरिमिडीन्स की, और उनमें कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, वो किस प्रकार से जुड़ते हैं। अब दूसरा जो प्रमुख वर्ग है नाइट्रोजिनस बेसिस का वो है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स से ही व्युत्पन्न होते हैं। प्यूरिन्स जो हैं वो पायरिमिडीन्स का ही डेरिवेटिव्स होते हैं। इनमें एक
पायरिमिडीन रिंग तथा एक इमेडाजोल रिंग पाई जाती है। 2 रिंग पाई जाती है, वहाँ पर एक ही रिंग थी, यहाँ पर 2 रिंग पाई जाती हैं। एक तो पायरिमिडीन रिंग जो ऊपर वाली थी वो भी पाई जाती है, और एक और रिंग पाई जाती है जिसे एमिडाजोल रिंग कहते हैं। इसमें 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम की पोजीशन है वो है 7th और 9th। आगे प्यूरिन्स में आप देखेंगे कि डीएनए संरचना में 2 प्रकार के प्यूरिन्स पाए जाते हैं, एडिनिन और गुआनिन। जैसे वहाँ पर 3 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक थे, यहाँ पर 2 ही हैं प्यूरिन्स में, और वो हैं एडिनिन और गुआनिन, यानी ए और जी से इनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। एडिनिन में 6th पोजीशन पर, एडिनिन की बात कर रहा हूँ, एडिनिन में 6th पोजीशन पर एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप, जबकि गुआनिन में 6th पोजीशन पर कीटो ग्रुप और 2nd पोजीशन पर एमिनो ग्रुप पाया जाता है। दोनों में स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस है ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अर्थात मैंने बताया है आपको कि एडिनिन में तो 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप पाया जाता है, एमिनो ग्रुप पाया जाता है, जबकि गुआनिन में 6th पोजीशन पर कीटो ग्रुप, जबकि 2nd पोजीशन पर एमिनो यानी NH2 ग्रुप पाया जाता है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि पेंटो शुगर नाइट्रोजिनस बेसिस से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। नाइट्रोजिनस बेस और पेंटो शुगर आपस में जिन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उन्हें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 केमिकल मॉलिक्यूल्स डीएनए की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटो शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। फॉस्फोरिक एसिड लगभग डीएनए और आरएनए में सेम ही है, लेकिन बाकी पेंटो शुगर ये दोनों में डिफरेंट होती है। डीएनए में हमने देखा डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, जबकि आरएनए में आप आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो दूसरी होती है। सिमिलरली यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनमें भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा डीएनए और आरएनए में। इस प्रकार से हमने तीनों केमिकल मॉलिक्यूल्स की आपके साथ चर्चा की है। अब ये किस प्रकार से डीएनए का निर्माण करते हैं इसको हमने वैसे तो वॉटसन क्रिक स्ट्रक्चरल मॉडल में बता दिया है, लेकिन फिर भी एक और जो 2-3 पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करने के हैं वो शॉर्ट में हम आपके साथ बता रहे हैं। पहला है न्यूक्लियोसाइड, कि ये जो दोनों या तीनों केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये किस प्रकार से अटैच होकर कौन कौन से अलग से कंपाउंड बनाते हैं और वो फिर कैसे फाइनली डीएनए का निर्माण करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। तो न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब होता है? पेंटो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, इन दोनों के जुड़ने से जो बनने वाला प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। 2 हैं, शुगर प्लस बेस, यानी पेंटो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो यहाँ पर पेंटो शुगर के रूप में क्या होगा? डीऑक्सीराइबो शुगर। तो जब डीऑक्सीराइबो शुगर नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ती है तो जो कंपाउंड बनता है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। और डीएनए में ये बेसिकली ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। चारों आप अपनी स्क्रीन पर बहुत स्पष्ट देख रहे हैं, और ये नाम है नाइट्रोजिनस बेसिस के आधार पर। सब में आप देखेंगे डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी गुआनोसिन, डी ऑक्सी थाइमिडीन एंड डी ऑक्सी साइटिडीन। तो ये चारों भी जो हैं वो नाइट्रोजिनस बेसिस के आधार पर अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो सबसे पहले निर्माण हुआ न्यूक्लियोसाइड का, और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हुआ पेंटो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के जुड़ने से। इसके बाद निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोसाइड बना था अभी, तो अब निर्माण होगा न्यूक्लियोटाइड का। क्योंकि यहाँ पर डीएनए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद पहले तो हमने देखा शुगर और उसमें शुगर के साथ साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा था। अब एक ही केमिकल मॉलिक्यूल रह गया है और वो है फॉस्फेट। तो जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो फिर बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड में 2 थे, पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, उनसे तो बना न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ जाएगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड
प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड और इससे बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में हमने पहले ही बताया था, अगर डीएनए है तो उस केस में ये बनता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें केवल एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है जो कि शुगर के 5 एंड कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है वो पेंटोस शुगर के 5 एंड कार्बन से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ये हुआ अगला कंपाउंड जो बना इसमें, पहला न्यूक्लियोसाइड और अब बना न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जैसे न्यूक्लियोसाइड 4 प्रकार के थे, सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के हैं और ये भी उसी आधार पर हैं। यहाँ पर आप उनके नाम स्पष्ट देख पा रहे हैं, जैसे पहला DAMP, DGMP, DCMP और DTMP, इनके नाम दूसरे कॉलम में आप देख पा रहे हैं। और इसमें जो अंतर है वो केवल नाइट्रोजनस बेस का ही है, पहले में A, दूसरे में G, तीसरे में C, चौथे में T, अर्थात चारों नाइट्रोजन क्षारक इस अलग अलग जुड़ते हैं और एक अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए में 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो अब आपस में कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़कर जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके बाद कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में जुड़ते हैं और निर्माण करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये निर्माण करते हैं। और आपको पता है जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ती हैं तो एक डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। तो कौन कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और किस प्रकार से वे जुड़कर कौन से प्रकार का अणु बनाते हैं, बृहद अणु मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर फाइनली किस प्रकार से डीएनए का निर्माण होता है, ये इस पूरे वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आपने देखा था कि किस प्रकार से 3 मेन जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। एक बताया था फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा पेंटोस शुगर और तीसरा आपके साथ डिस्कस किया था फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस में भी 2 प्रकार किए थे, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में भी कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस थे, पायरिमिडिन्स में कौन से थे वो आपको बताए थे। वो आपस में किससे कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है वो आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद फिर ये बताया कि न्यूक्लियोसाइड बनता है, आपस में 2 प्रकार के मॉलिक्यूल इनमें से जुड़ते हैं और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। फिर निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड का। जब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ऐसे ही जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ती हैं तो उनसे निर्माण होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल का। इस प्रकार से किस डीएनए जो मॉलिक्यूल केमिकल नेचर में किस प्रकार का होता है वो इस पूरे के पूरे वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। धन्यवाद।